सो हेलो गाइस, आज मैं आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बात बताना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली आपका रहेगा जीआईसी और मेडिकल, जो बेसिकली आपको वीज़ा के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपने अभी हमारा प्रोसेस कहाँ तक चल चुका है कि आपने पहले आइल्स दिया, आइल्स देने के बाद आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने अप्लाई करा विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक एसओपीज एंड एलओआरस एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, आपको जैसे अगर आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको क्या करना है, वीज़ा के लिए प्रिपेयर करना है। अब वीज़ा के लिए प्रिपेयर करने के लिए अगर एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। अब हर एक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि वैसे ही जनरली अगर आप जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब कांटेक्ट करोगे, जैसे अगर आप एक्सेप्टेंस आ गई उसके बाद आपका होगा कि आपको ग्रुप में इनवाइट कर लेंगे वो लोग, जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ प्रोफेसर भी होंगे, कुछ आपको हेल्प करने वाले और भी स्टूडेंट्स होंगे, या और भी मतलब मान लो कोई बंदे होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे बेसिकली बाकी सारे प्रोसेस करने में। जैसे वीज़ा के लिए हेल्प कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि जैसे अगर क्या क्या वो सारे बच्चे भी जो भी ग्रुप में होंगे वो भी ऑब्वियसली अप्लाई कर ही रहे होंगे वीज़ा के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। तो वही बेसिकली सारे ना आपको बता देंगे कि हाँ आपको फ़ीस कैसे पे करनी है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा की, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा ऑटवा ट्यूशन फ़ी पेमेंट, मतलब जैसे अगर आप कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका आप नाम करके ट्यूशन फीस पेमेंट सर्च करोगे। जैसे अगर मेरी ट्यूशन की फ़ीस की बात करी जाए तो मैंने कैसे करी थी, मैंने ऐसे सर्च करा था, और उसके बाद पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस पे जाएंगे तो इसमें बेसिकली आपको क्या रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मेरा थोड़ा लंबा काम है क्योंकि यूओ जोन में जाके फिर उसमें आपको वो बेसिकली अगर खोल के दिखा देता हूँ तो इसे इसमें यूओ जोन में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन मैं भी करना चाहता क्योंकि काफ़ी सारा इसमें मेरे क्रेडेंशियल्स वगैरह रहेंगे तो आपको दिख जाएंगे। बट वो है कि उसमें यूओ जोन में जाके आपको ये दिखाता है कि हाँ आपको दो ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो जैसे CIBC से होता है, कॉन्वेरा होता है। तो कोई भी आप क्लिक करके तो उसके अंदर आप अमाउंट डालोगे, अमाउंट डालने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है जो कि आपको बैंक पे लेके जानी होती है। अब ट्यूशन फी पेमेंट के लिए मतलब बेसिक स्टेप यही होते हैं कि जैसे अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के पेमेंट के मतलब मेथड चूज़ करोगे, जैसे मान लो CIBC का पेमेंट चूज़ करा, तो उसके बाद आपको क्या करेगा, जैसे आप डिटेल्स फिल करोगे, अमाउंट फी करोगे, कितना अमाउंट है आपकी। जैसे अगर मान लो 20,000 एग्जाम्पल ले, 20,000 कैड आपकी ट्यूशन फीस है, तो आपने वो अमाउंट डाला तो आपको एक फॉर्म जनरेट करके दे देगा वो। ठीक है, जब आप डिटेल्स वगैरह डाल दोगे, अपने अपने बैंक डिटेल्स डाल दोगे, तो आपको इंस्ट्रक्शन शीट मिल जाएगी, बेसिकली इंस्ट्रक्शन शीट कहते हैं उसको। तो उसको लेके आपको बैंक के पास जाना होता है और बैंक से RTGS वाला फॉर्म लेना होता है, और उसके अंदर आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्म। ठीक है, GIC के भेजने के टाइम भी आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको मतलब करना है, कैसे कोई भी आप किसी भी बैंक में अगर आपको GIC खुलवानी है तो मतलब कोई बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं, आपको बस बेसिक उसके लिखना है गूगल कर, मैं आपको बताता हूँ आगे आके। बट बेसिकली ये है कि इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जैसे अगर आपको मान लो ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, आपने लिंक पे क्लिक करा यूनिवर्सिटी की साइट पे, आपको पता लगा कि हाँ यहाँ से पेमेंट करनी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा के लिए पोर्टल में आया था लिंक, ठीक है, तो आपने लिंक पे क्लिक करा, बेसिकली आपको फिर अमाउंट डाल के इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी, इंस्ट्रक्शन शीट आपको बैंक में ले आनी है, RTGS का फॉर्म भरना है, और वो बैंक वाले आपको पेमेंट काट के भेज देंगे। तो फिर वहाँ पे कुछ दिनों में आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, तो फीस पेमेंट हो जाएगी वैसे। तो GIC पेमेंट के लिए भी आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं CIBC की बात करूँ, तो CIBC GIC स्टूडेंट करके आप डालोगे तो आपको पहले लिंक आ जाएगा, ये ना इंटरनेशनल स्टूडेंट GIC प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप चले आना, फिर यहाँ पे जा आप करोगे अप्लाई नाउ के पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपको नए नए आपको GIC बनानी है अपने। ठीक है, तो फिर आप इसको ओके कर दोगे, तो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के बाकी, जैसे अगर मान लो आपको GIC करानी है, वही बेसिकली कहा जाता है कि हाँ आप $10,200 की GIC करवाओ। आप 10,000 भी कर सकते हो, 200 भी करवा सकते हो, तो कोई चक्कर नहीं है। बट वो ये रिकमेंडेड वही रहता है कि हाँ अगर $10,200 आप GIC करवाओ, अपनी कंट्री चूज़ करो जो कि ऑब्वियसली इंडिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका आएगा बैंक वायर। बैंक वायर बेसिकली वही है कि हाँ आप RTGS का फॉर्म भरोगे बैंक में जाके, जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको आप बैंक पे ले जाओगे, और वो जो डिटेल्स होगी बेनिफिशियरी की डिटेल डालोगे, अपने बैंक की डिटेल डालोगे, अमाउंट डालोगे, चेक भी। आपको याद रखना है कि जब भी आप ये RTGS का फॉर्म करोगे, या GIC हो चाहे ट्यूशन फीस हो, आपको एक चेक जरूर लगेगा। तो ये आप बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो बैंक वायर करोगे आप,
तो आपको इतना अमाउंट जो होगा आपका INR में कटेगा, ठीक है। आप फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये आपको लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस इतने मिनट के लिए ये आप ट्रांजेक्शन कर दोगे तो सही रहेगा, मतलब इतने मिनट के लिए आपका ये वाला अमाउंट रहेगा, उसके बाद चेंज हो जाता रहेगा, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाओगे। अब स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाते ही आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा GST अमाउंट इतना है, और 2200 हमने जो हम डाला ना 10,200, तो बेसिकली 10,000 की तो आपकी GIC होगी, और $2,000 जो होगा वो आपका एक डिपॉजिट अमाउंट जो सेविंग बैंक में चले जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका रेट जो होगा वो यहाँ पे दिखाया कि 1 सितंबर तक आप पेमेंट करोगे तो आपका यही अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिक आपको डिटेल्स फिल करनी है, ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है आपको, ठीक है। अपने फॉर्म, इतना तो बेसिक ऑब्वियसली बात है, आप कर ही दोगे, बट मेन चीज़ है कि आपको सब डिटेल्स फिल कर दो। यहाँ पे क्या क्या डालनी है, जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये नाम वगैरह, कंट्री, स्टूडेंट ID, अगर नहीं है छोड़ दो, स्टूडेंट ID ऑप्शनल है वैसे भी, है ना, तो अगर है तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सब डाल ही दोगे आप, है ना। आपने डिटेल्स, ठीक है, ये सब आपको तो बेसिक बेसिक है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ये सब तो डाल दोगे। मेन चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको आपने कभी भी बाहर ये रेमिटेंस स्कीम के अंडर, मतलब 250K USD से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन तो कर नहीं रहे होगे, कुछ 20,000 कर रहे होगे, $25,000 कर रहे होगे कैनेडियन डॉलर, बट 250K तो कर नहीं रहोगे, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको टिक 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 कर देना है, बेसिकली कंफर्म कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ हम इस फॉरेन की स्कीम के अंडर ही हम पैसे भेज रहे हैं, और यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना, और बाकी यहाँ पे आपको पेमेंट समरी वगैरह पे करके आपको एक GIC का इन्फॉर्मेशन शीट मिल जाएगी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी करके होगी। अब इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ये वाली इंस्ट्रक्शन शीट को आपने प्रिंट करवा लेना है, या तो आप अपना सॉफ्ट कॉपी भी फ़ोन में ले आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको ये बेनिफिशियरी डिटेल्स दे रखी है, आपको RTGS का फॉर्म मांगना है बैंक वालों से, और आपको ये बेनिफिशियरी डिटेल्स, ये सब आपको डिटेल्स ना मैंशन होगी उस फॉर्म में RTGS में, कि बोलेगा कि हाँ बेनिफिशियरी नेम क्या है, तो आपको ये डालना है, ये अकाउंट नंबर, ये सब करके अपने डाल देना है, ठीक है। और इतना अमाउंट आपका INR कटेगा बैंक से, तो आपके बैंक में होना चाहिए। और याद रखना है कि जो आपका GIC का अकाउंट होगा, GIC आप अपने बैंक अकाउंट से ही पे करेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने अपनी GIC पे करी थी, तो वो मैंने अपने खुद के बैंक के अकाउंट से पे करी थी, वो किसी और के बैंक अकाउंट से नहीं करते। फीस आप किसी से भी कर सकते हो, बट GIC आपको खुद के बैंक अकाउंट से ही पे करनी होती है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट खुला नहीं है तो जल्दी से खोलो, और वैसे ऑब्वियसली आपका खुला ही होगा, बट ठीक है, जिनका अगर किसी से नहीं होता तो आप खुलवा लेना, ठीक है। तो आपने बेसिकली डिटेल्स वगैरह डाली, डालने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है कि ये सब जो मेंशन है ना, कि हाँ आपको रेफरेंस ID में ये सब लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपको ये मेंशन कर देना है RTGS फॉर्म में, उनको बोल भी देना है, या कोई कमेंट्स वगैरह में आप अगर ऐड कर सकते हो चीज़ें, तो आपको लिखना है, और चेक के पीछे भी ये चीज़ लिख देना, ठीक है। और उसके अंदर भी RTGS फॉर्म के अंदर भी नीचे होगा एक कमेंट करके सेक्शन होगा, ऐसे कुछ होगा, तो उसके अंदर भी आपको मेंशन कर देनी चीज़, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगी, बैंक से पैसा कट जाएगा, और कुछ टाइम बाद आपको वो आ जाएगा, मतलब बेसिकली आपको CIBC के थ्रू आ जाएगा कि हाँ हमारे पास पेमेंट रिसीव हो गई है। और ये सब करने में टाइम लग जाता है, जैसे 2 या 3 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और बेसिकली और भी चीज़ क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये ना हमारे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुंबई में पैसा जा रहा होता है। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है मुंबई का, ये अपना आगे फर्दर ट्रांजेक्शन करता है, बट हमने बेसिकली कहाँ ट्रांजेक्शन करना है, यहाँ बैंक वाले मुंबई वाले बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बट जो कि CIBC का ही बैंक है, बेसिकली CIBC का ही कुछ होगा, पार्टनरशिप वगैरह में होगा, तो वही उसको अपना ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो आपको यही सब डिटेल डालनी है, और बोलना कि हमने तो इंडिया में ट्रांजेक्शन करनी है, ये क्योंकि ये बाकी जो आप इंडिया से ट्रांजेक्शन करोगे इसे बैंक में, और ये वाला बैंक आपको CIBC जो कैनेडियन बैंक है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको यही सारी बेनिफिट ध्यान रखनी है, ढंग से डालनी है, और ये भी रेफरेंस कर देना, बाकी आपका GIC हो जाएगी, चले जाएगी, ठीक है। आपका अकाउंट वगैरह भी क्रिएट हो जाएगा इसके थ्रू, तो आपको सारी डिटेल्स वगैरह आती रहेंगी। अब उसके बाद आपको एक लेटर आएगी GIC की, जो काफ़ी क्रूशल रहती है, वो भी आपको संभाल के रखनी है। उसमें बेसिकली आपको मेंशन होता है कि GIC का बेसिकली लेटर जो GIC मांगते हैं ना, वो आती है, वो लेटर बाद में आती है, ठीक है। जब आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको एक लेटर आएगी, हाँ आपको कितने डॉलर्स, कितने कितने मंथ में कितना कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो आपका GIC हो जाता है, ठीक है। GIC का डॉक्यूमेंट होता है। बाकी उसके बाद हम बात करें, GIC आपने फिल कर दी,
जीआईसी का काम हो गया। वीज़ा के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, मेडिकल और जीआईसी। अब मेडिकल की बात करते हैं। जो मेडिकल होता है, अब मेडिकल जो है आप कहीं से भी करा सकते हो। जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो मैक्स जो कि लाजपत नगर में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैक्स लाजपत नगर में सर्च करोगे तो ये आपका मैक्स मेड सेंटर लाजपत नगर में, यहाँ पे आप जाके अपना मेडिकल करवा सकते हो। या कोई भी आपको, जैसे अगर आपको मान नहीं मैक्स से नहीं करवाना किसी भी रीज़न से, तो आपको क्या करना, यहाँ पे आप लिख देना कैनेडा वीज़ा मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल टेस्ट सेंटर्स मान लो, दिल्ली हटा दो, चाहे कोई भी, यहाँ पे आप सर्च कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा एक फाइंड अ पैनल फिजिशियन करके आएगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, इसमें आपको बेसिकली कहीं काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर कि कोई कोई का वीडियो, अब ये थोड़ा ना कि ज़रूरी मेरे सारे वीडियो जो होते हैं वो दिल्ली वाले लोग देख रहे होंगे, तो कोई भी आपको कंट्री यहाँ पे कोई भी का आपको इंडिया डालनी है, उसके बाद आपको गो कर देना है। जैसे अगर मान लो कोई भी आप स्टेट के हो, जैसे अगर मान लो अहमदाबाद के हो, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दे रखी है। और फिर जैसे अगर मान लो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई मान लेते हैं, तो ये सारे आपको मुंबई सर्च करना है। कंट्रोल एफ करके आपको ऑब्वियसली सर्च करना आता ही होगा, तो सर्च करके कंट्रोल एफ से सर्च करके आप मुंबई डाल के आप देख सकते हो कि हाँ, मुंबई में ये बंदे का नाम है जो वहाँ का फिजिशियन है, और ये लीलावती हॉस्पिटल में है। ठीक है, जो भी ये लोकेशन है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल करके भी अपनी बुकिंग करवा सकते हो। तो अगर आप मैक्स हॉस्पिटल से कर सकते हो, तो इन सब की बुकिंग आपको क्या कहते हैं, फ़ोन करोगे उनको, तो फ़ोन करोगे, बोलोगे कि मेरे को कनाडा वीज़ा के लिए मेडिकल करवाना है, वो बोलेंगे आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। बुक होने के बाद क्या होगा, फिर आपको उसी डेट पे जाना होगा, वो आपको मैसेज भी आ जाएगा जैसे ही बुकिंग करेंगे वहाँ से, तो आपको एसएमएस भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा। तो बस आपको वहाँ जाना है, आपका मेडिकल वगैरह होगा। कुछ प्रोसेस होता है मेडिकल में, बेसिकली क्या क्या होता है कि आपका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, आई टेस्ट होता है, ठीक है, और एक एक्सरे से भी स्कैन होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वो ज़्यादा कम्यूटेबल डिसीज़ जैसे एड्स वगैरह थोड़ा ये सब का चेक करते हैं, बाकी तो सबका क्लियर ही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मेडिकल जो होता है वो आप पहले भी करवा सकते हो वीज़ा के, वीज़ा आने से पहले, मतलब वही ऑब्वियसली मतलब वीज़ा की फ़ाइल डालने से पहले भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही करवा लिया था। तो ऐसे कोई चक्कर नहीं है कि हाँ, आपने वीज़ा जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, जैसे करते हैं ना वीज़ा के लिए आपको जीसी की वगैरह होती है, क्रिएट करनी पड़ती है, जीसी की क्रिएट करने से पहले भी आप मेडिकल करवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, वो अपने आप आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेडिकल आप यहाँ इस लोकेशन पे जाके करवा सकते हो, कोई भी, जैसे आप अपनी स्टेट का सर्च करके अपना आप मेडिकल करवा सकते हो। मेडिकल की फ़ीस अलग अलग वेरी करती है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंगली, आप कॉल करके सब बात कर सकते हो। और मेडिकल बहुत इजीली हो जाता है, तो इतना कोई घबराने वाली ज़रूरत है नहीं। आपने जीआईसी भी कर दिया, मेडिकल भी करवा दिया, ठीक है। और जीआईसी मेडिकल करवाने के बाद आपको बस वीज़ा फ़ाइल करना है। वीज़ा फ़ाइल करने में बस बेसिकली आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, तो वो सब आपको लगाने हैं। इसके अंदर जैसे आपको अकेडमिक हो गया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपको दिखाना चाहते हो, या आपका बेसिकली क्या कहते हैं, फाइनेंशियल आपको दिखाना, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखाना, तो अपना पेरेंट्स की बैंक अकाउंट दिखा सकते हो, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन दिखा सकते हो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें वैसे एसडीएस में रिक्वायर्ड नहीं होती, मगर अगर डाल दोगे तो बढ़िया ही रहता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो होती है, लेवरेज होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आपको वीज़ा आने में दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि हाँ, अगर आपके पास अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग्स है, अगर बैंक अकाउंट बड़े चल रहा है, वो आप डाल दो, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन डाल दो। बाकी ऐसा कोई नीड नहीं है, मैंने कोई प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन नहीं डाला, मैंने कोई अपना बैंक अकाउंट कुछ नहीं डाला, मैंने प्रॉपर फाइनेंशियल दिखाया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो है प्रॉपर्टी एविलेशन काफ़ी सारा, बट वो ये मैंने दिखाया नहीं। मेरे को मैं सोचा कि चलो, मैंने डालना बेसिकली इतना आइडिया नहीं था कि हाँ, डाल के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस टाइम पे, बट मेरा वीज़ा आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं थी। और सबसे मतलब 20 डेज़ में आ गया था मेरा वीज़ा, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं थी एसडीएस में। और बाकी डाल सकते हो, वो ये आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेगा, ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपने मान लो नहीं डाला फाइनेंशियल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीज़ा आ ही जाएगा, अगर आपका प्रोफाइल अच्छी होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर रहे होगे, और वही सब फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए बस। बाकी ये था मेडिकल और जीएससी की बारे में बातें। बाकी वीज़ा की वीडियो में अगली मैं बनाता हूँ। चलो बाय गाइस।